हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे ही होंगे और अपने इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं श्याम सुंदर साहा, एक इकोनॉमिक्स टीचर, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एसएसएस में स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे और पूरा क्लियर समझेंगे एग्जाम के लिए। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक फर्स्ट पार्ट में व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स वाला यानी 2 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो आपके 2025 एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, अर्थव्यवस्था की कोई दो केंद्रीय समस्याओं को लिखें। पहला क्वेश्चन क्या बोला, अर्थव्यवस्था की कोई दो केंद्रीय समस्याओं को लिखें। हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि अर्थव्यवस्था की, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती है। कितनी? 3। पहला है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। आपको क्वेश्चन दिया है अर्थव्यवस्था की कोई दो केंद्रीय समस्याओं को लिखें, तो पहला लिख देना है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, दूसरा लिख देना है कैसे उत्पादन किया जाए यानी उत्पादन किस तरीका से किया जाए। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए का अर्थ हुआ कौन सी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके अर्थव्यवस्था में। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, तो उत्पादन कैसे किया जाए का अर्थ होता है उत्पादन किस तकनीक से, किस टेक्नोलॉजी से, किस तरीका से किया जाए जिसमें मनुष्य की सीमित संसाधनों का प्रयोग कम से कम हो और आवश्यकता अधिक पूरा हो, वस्तु का उत्पादन अधिक हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। देखिए, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना का निर्माण कौन करता है। क्या बोला, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में योजना का निर्माण कौन करता है। देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर है। केंद्र में कौन है? सरकार। केंद्र में योजना कौन बनाता है? सरकार बनाता है। तो आंसर होगा सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा। क्वेश्चन बोला केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में योजना का निर्माण कौन करता है, तो केंद्र में योजना बनाता है सरकार यानी केंद्र सरकार, केंद्रीय सत्ता द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 3 है, अर्थशास्त्र की कोई दो शाखाओं के नाम लिखिए। अर्थशास्त्र का 2 ही शाखा है, 2 ही भाग है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र जिसको व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का 2 भाग है, इकोनॉमिक्स का 2 भाग है, 2 भाग है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स को 2 भागों में रेगनार फ्रिस ने बांटा था 1933 में, 1933 में। कौन? रेगनार फ्रिस ने। रेगनार फ्रिस ने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा था, एक माइक्रो दूसरा मैक्रो। वही 2 भाग लिख देना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं और समष्टि को व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। देखिए, मार्शल के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। मार्शल ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या परिभाषा दिया था, लिखना है। तो मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी लोग अर्थव्यवस्था में धन प्राप्त करके अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, यानी अपना कल्याण करना चाहता है।
तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मार्शल ने कहा था। मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र से संबंधित 4 परिभाषा दिया गया है। पहला एडम स्मिथ ने दिया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, कि लोग अलग अलग आर्थिक क्रिया आय रोजगार करके धन प्राप्त करता है अपना जीवन चलाने के लिए, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मार्शल आया और इन्होंने कहा कि लोग धन प्राप्त करना इसीलिए चाहता है ताकि धन प्राप्त करके अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यानी अपना कल्याण कर सके। कौन? मनुष्य, ठीक है। तो कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इसके बाद आता है प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। इसका मतलब कि आदमी कितना धन कमा लेगा उनका सभी आवश्यकता पूरा नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और संसाधन यानी साधन दुर्लभ सीमित होते हैं। साधन जो है दुर्लभ है, सीमित है यानी कम है, तो उसको प्रत्येक स्थिति में यह चयन करना पड़ेगा कि किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए। इसीलिए रॉबिन्स ने कहा कि मनुष्य का सब आवश्यकता पूरा नहीं होगा, उनको प्रत्येक स्थिति में चयन करना पड़ेगा कि किसको किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, रॉबिन्स ने कहा था। इसके बाद एक और है पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन, ठीक है। पॉल सैमुअल्सन का कहना है कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है, ठीक है, कि लोग संसाधन को अपना आय को अलग अलग काम में लगाता है, खर्चा करता है ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो, ठीक है। याद रखिएगा, पहला एडम स्मिथ धन के बारे में दिया था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरा मार्शल मानव कल्याण के बारे में दिया, क्योंकि लोग धन प्राप्त करके अपना कल्याण करना चाहता है। तीसरा रॉबिन्स आया और इन्होंने कहा कि कितना धन कमाएगा मनुष्य, लेकिन उसका सब इच्छा आवश्यकता पूरा नहीं होगा, उनको चयन करना पड़ेगा कि किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। हम ये लेंगे, ये करेंगे, वो करना है, ठीक है, तो चयन करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन दुर्लभ है, सीमित है यानी कम है। और पॉल सैमुअल्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है, मतलब अर्थव्यवस्था में लोग संसाधन को अलग अलग काम में लगाता है ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है 5 नंबर, व्यष्टि एवं समष्टि चर के दो उदाहरण दें। इसका मतलब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दो एग्जांपल देना है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें एक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं का यानी आय रोजगार का व्यक्तिगत छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का यानी आय रोजगार का संपूर्ण यानी सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी व्यष्टि का इंग्लिश क्या होता है? माइक्रो, MICRO, जिसका अर्थ छोटा होता है, जिसमें एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन छोटे स्तर पर किया जाता है। और समष्टि का इंग्लिश होता है मैक्रो, जिसका अर्थ बड़ा होता है, जिसमें एक देश का, संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक क्रिया का अध्ययन सामूहिक बड़े स्तर पर किया जाता है। एग्जाम्पल खोजिए, यानी व्यष्टि मतलब छोटा, तो हो जाएगा एक व्यक्तिगत परिवार के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, एक उत्पादक के बारे में, एक फर्म या उद्योग के बारे में पढ़ेंगे व्यष्टि में। अब बोलेगा राष्ट्रीय आय, तो पूरा देश का सभी लोगों के आय रोजगार का जोड़ को राष्ट्रीय कहते हैं, उसको पढ़ेंगे समष्टि में। बोलेगा कुल उत्पादन, तो पूरा देश का कुल उत्पादन, किसान का, उद्योग का, तो पढ़ेंगे समष्टि में। पूर्ण रोजगार, तो पूरा देश का कुल रोजगार, तो पढ़ेंगे समष्टि में। देखिए, व्यष्टि यानी छोटा, व्यक्तिगत फर्म या उद्योग, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक बाजार, एक परिवार, पढ़ेंगे व्यष्टि में। समष्टि में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय, पूरा देश का कुल आय, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, ये सब पढ़ेंगे समष्टि में। आगे चलिए, आगे बढ़िए। अगला सवाल है, एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखें। क्या बोला? एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखना है। एडम स्मिथ ने
अर्थशास्त्र विषय का स्थापना 1776 में किया था। इसलिए तब से आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इनका प्रमाण देने के लिए एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखा था। उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी वह नेशन में वेल्थ के बारे में किताब लिखा था। वेल्थ माने क्या होता है? धन होता है। वेल्थ माने होता है धन। ठीक है, धन के बारे में। तो एडम स्मिथ का परिभाषा भी वैसे ही है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है कि लोग अलग अलग काम से धन प्राप्त करके अपना जीवन चलाता है। ठीक है, धन के बारे में याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 7। उस वक्र का नाम बताइए जो दो वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिकतम संभव उत्पादन संयोगों को दर्शाता है। देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर है। उस वक्र का नाम बताना है जो दो वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिकतम संभव उत्पादन संयोगों को दर्शाता है। इजी क्वेश्चन है। देखिए, उत्पादन यानी उत्पादन, संभव यानी संभावना, और वक्र यानी वक्र। हो गया उत्तर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्पादन यानी उत्पादन, और संभव संभावना, वक्र यानी वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये कैसे होता है? कुछ इस तरह का होता है ये उत्पादन संभावना वक्र। इधर होता है गुड्स एक्स यानी वस्तु एक्स, और इधर होता है गुड्स वाई यानी वस्तु वाई। ठीक है, इसका वक्र कुछ इस तरह का होता है। इसका ढाल होता है नेगेटिव, क्योंकि इसका ढाल यानी स्लोप बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, और जिसका ढाल गिरेगा उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये मूल बिंदु की तरफ इस तरह मुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं फिजिक्स में अवतल, अवतल, और इकोनॉमिक्स में कहते हैं नतोदर। याद रखिएगा, ये जो मूल बिंदु की तरफ इस तरह मुड़ा हुआ है इसको अवतल कहते हैं फिजिक्स में, और इकोनॉमिक्स में कहते हैं नतोदर। ठीक है, और ये बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे को गिरती है, इसीलिए इसका ढाल नेगेटिव है। याद रखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र का, जो दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर उत्पादन संयोग है इस तरह का, इसको मिलाते हैं तो बनता है इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया यानी आय रोजगार से संबंधित क्रिया, वे सभी क्रियाएं जिनसे लोगों को आय रोजगार धन की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। देखिए, वह सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय धन की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, विनिमय करना। फैक्ट्री में उत्पादक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है, उसका बिक्री करता है, लेन देन करता है, आय प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है। इन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य अपना जीवन चलाने के लिए बहुत सारा आय रोजगार करता है धन प्राप्त करने के लिए, उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। दूसरी ओर वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय रोजगार धन की प्राप्ति नहीं होती है, जिनसे आय का धन का संबंध नहीं है, उसे गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हम लोग रोज भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, ये भी क्रिया है लेकिन इससे आय प्राप्त नहीं होता है, इसको बोलेंगे गैर आर्थिक क्रिया। कपड़ा पहनना, मित्र या दोस्त की शादी में पार्टी में शामिल होना, मंदिर में पूजा करना, माँ के द्वारा अपने शिशु बच्चों का लालन पालन करना, ये सभी क्रिया है लेकिन आय प्राप्त नहीं होता है, तो इसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जिनसे सभी क्रियाओं से यदि आय प्राप्त होता है तो उनको बोलेंगे आर्थिक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे चलिए। अगला सवाल है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका मतलब अर्थशास्त्र का सिद्धांत, अर्थशास्त्र का नियम, पुस्तक किसने लिखा है? लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने एक किताब लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, जिसका मतलब है अर्थशास्त्र का सिद्धांत, यानी अर्थशास्त्र का अधिकतर नियम
अधिकतर सिद्धांत अर्थशास्त्र का मार्शल के द्वारा दिया गया है। मार्शल ने दिया है अधिकतर सिद्धांत को, अधिकतर नियम को, वह प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक से लिया जाता है। ठीक है, आगे चलिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दिया? अभी हम लोग पढ़े कि अर्थव्यवस्था में मनुष्य के पास आवश्यकताएं अनंत है किंतु साधन दुर्लभ है, यानी साधन सीमित है। इसलिए प्रत्येक स्थिति में मनुष्य को चयन करना पड़ता है कि किन किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किन किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए। यानी संसाधन दुर्लभ है इसलिए चयन करना पड़ता है, संसाधन सीमित है इसलिए चयन करना पड़ता है, किसको किया जाए किसको छोड़ दिया जाए। सब पूरा नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले करने का प्रयास करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, चयन करते हैं। तो चयन के बारे में बोलेगा, दुर्लभता के बारे में बोलेगा, चयन या दुर्लभता। लॉर्ड रॉबिन्स ने दिया था यह परिभाषा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, दुर्लभता का विज्ञान है। संसाधन दुर्लभ है, सीमित है, ठीक है, आपको चयन करना पड़ेगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता क्या है, यानी यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी, उपयोगिता मतलब यूटिलिटी। किसे कहते हैं उपयोगिता? हम लोग किसी वस्तु को यूज करते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यानी वस्तु के अंदर में मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने का गुण होता है, उसी गुण को संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, दवाई खाते हैं दर्द मिट जाता है, भोजन खाते हैं भूख मिट जाता है, पेट भर जाता है, यानी दवाई में दर्द मिटाने का, भोजन में भूख मिटाने का, पेट भरने का गुण है, उसी गुण को उपयोगिता कहते हैं। मतलब किसी वस्तु या सेवा के अंदर में मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने का जो गुण पाया जाता है उसे उपयोगिता कहा जाता है। पढ़िए, किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपा हुआ वह संतुष्टि गुण जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है उसे उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहेंगे मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, यानी शॉर्ट में कहेंगे एमयू। ठीक है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत माने होता है एक अतिरिक्त और उपयोगिता माने होता है संतुष्टि। इसका मतलब किसी वस्तु का आप एक एक्स्ट्रा इकाई का प्रयोग किए तो ऑटोमेटिक पहले जितना प्रयोग किए थे, जितना संतुष्टि मिला था, एक एक्स्ट्रा प्रयोग किए अब तो ऑटोमेटिक संतुष्टि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, उपयोगिता कुछ अधिक मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, उसी को बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। ठीक है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता टीयू में जो वृद्धि परिवर्तन होती है उसे उस इकाई की सीमांत उपयोगिता एमयू कहते हैं। याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता मतलब एक एक्स्ट्रा इकाई का प्रयोग करने से जितना एक्स्ट्रा उपयोगिता मिला, यानी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, कितना वृद्धि हुआ। मान लीजिए पहले 4 रोटी खाए थे, कुल उपयोगिता कुछ प्राप्त हुआ, फिर एक एक्स्ट्रा खाए 5, कुल उपयोगिता फिर कुछ प्राप्त हुआ, तो एक एक्स्ट्रा खाने से कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, उसी को बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। यानी एक्स्ट्रा के चलते एक्स्ट्रा कितना उपयोगिता प्राप्त हुआ उसे कहेंगे सीमांत उपयोगिता। ठीक है, एमयू बराबर होता है टीयू में चेंज बटा डेल्टा क्यू। ठीक है, एमयू निकालते हैं कि आप मात्रा में परिवर्तन किए, एक एक्स्ट्रा यूज किए तो टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ। इसका मतलब यह होता है कि TU2 माइनस TU1 बटा Q2 माइनस Q1। ठीक है, यानी पहले कुछ खाए थे तो कुछ कुल उपयोगिता प्राप्त हुआ था, बाद में कुछ खाए फिर कुछ प्राप्त हुआ, तो एक्स्ट्रा खाने से एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हुआ डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा सीमांत उपयोगिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अगला है कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट में कहेंगे TU। ठीक है, तो कुल उपयोगिता किसे कहेंगे? किसी वस्तु का एक एक करके प्रयोग करते गए इकाई का, तो आपको एक्स्ट्रा सीमांत उपयोगिता मिला, क्योंकि एक एक करके एक्स्ट्रा प्रयोग कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा इकाई का लगातार प्रयोग करेंगे तो लगातार हमको एक्स्ट्रा सीमांत उपयोगिता मिलेगा, उन सभी को जोड़ दीजिए, हो गया कुल उपयोगिता। ठीक है, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त
सीमांत उपयोगिता एमयू के कुल जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी टीयू बराबर हो जाएगा सिग्मा एमयू। मतलब टीयू का अर्थ होता है एमयू पहला से कितना आया जोड़, एमयू दूसरा से कितना आया जोड़, इस तरह यूज करते गए जोड़ एमयू एन तक जो खाए तो एन से कितना आया एन तक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यानी सबका जोड़ हो जाएगा सिग्मा, और जोड़ किसका है एमयू का, हो गया टीयू। तो टीयू बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एमयू, एमयू के कुल जोड़ को टीयू कहते हैं, सिग्मा का अर्थ कुल जोड़ होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे पढ़िए। अगला सवाल है उपयोगिता की गणनावाचक धारणा एवं क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। याद रखिएगा, गणनावाचक धारणा को दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने बताया था कि उपयोगिता को, किसी वस्तु की उपयोगिता को, संतुष्टि गुण को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। यानी किसी वस्तु के अंदर जितना उपयोगिता संतुष्टि होता है, हम लोग उतना के बराबर मुद्रा खर्च करते हैं और उस वस्तु खरीदते हैं। तो हम जितना मुद्रा खर्च किए उतना उसके अंदर उपयोगिता है। यानी उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, संख्या के रूप में गिना जा सकता है। तो संख्यावाचक गणनावाचक धारणा को मार्शल ने दिया था, बताया था उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, मुद्रा के द्वारा। और इन्होंने उपयोगिता की मापक इकाई का नाम दिया था यूटिल। ठीक है, क्योंकि उपयोगिता का इंग्लिश होता है यूटिलिटी, तो यूटिलिटी से आया है यूटिल, उपयोगिता की मापक इकाई का नाम। ठीक, और उपयोगिता को हम लोग मुद्रा के द्वारा मापते हैं। किसी वस्तु पर जितना पैसा खर्चा किए उतना हम उपयोगिता देखते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे है क्रमवाचक सिद्धांत। क्रमवाचक सिद्धांत को दिया था हिक्स एवं एलन ने। याद रखिएगा, गणनावाचक अल्फ्रेड मार्शल, क्रमवाचक हिक्स एवं एलन ने। ठीक है, क्रमवाचक मतलब होता है कि दो वस्तु है एक्स वाई और उसका अलग अलग जोड़ा है। जैसे मान लीजिए कि 4 5 ये हुआ, उसके बाद 5 5, उसके बाद 5 6। तो बोलता है उपभोक्ता ना दो वस्तु का अलग अलग जोड़ा, अलग अलग संयोग में से उन जोड़ा को, संयोग को अधिक पसंद करता है जिसमें वस्तु की मात्रा अधिक हो। ठीक है, देखिए ए और बी में देखेंगे तो ये तो मिल गया, लेकिन इससे अधिक यहाँ पे है, तो ए की तुलना में बी में ज्यादा संतुष्टि मिलेगा उपभोक्ता को। ठीक है, बी और सी देखेंगे तो ये तो मिल गया, लेकिन इससे ज्यादा इसमें है, तो बी से अधिक संतुष्टि मिलेगा सी में उपभोक्ता को। तो इसका क्रमवाचक सिद्धांत हो जाएगा, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो इस तरह होगा, सबसे अधिक सी में, उससे कम बी में, सबसे कम ए में। यही है क्रमवाचक सिद्धांत, हिक्स एलन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है सवाल नंबर 15, मांग क्या है। सवाल नंबर 15 है कि मांग किसे कहते हैं, मांग क्या है। ठीक है, मांग मतलब होता है डिमांड, मांग का अर्थ होता है डिमांड, इंग्लिश में बोलेंगे डिमांड यानी मांग। मांग माने खरीदारी, कोई कस्टमर उपभोक्ता बाजार जाकर के एक निश्चित कीमत पर जितना मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है उसे उस वस्तु का मांग कहेंगे, खरीदारी कहेंगे। मांग यानी क्या, कस्टमर उपभोक्ता जो बाजार जाके वस्तु खरीदा जितना मात्रा एक निश्चित कीमत पर, उसे मांग कहा जाएगा, खरीदारी कहा जाएगा। पढ़िए, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई क्रेता या उपभोक्ता जो बोलिएगा एक निश्चित समय एवं कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे मांग कहते हैं। ठीक है, कोई क्रेता खरीदता है या उपभोक्ता एक निश्चित समय एवं कीमत पर किसी वस्तु का जितना मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है या खरीदता है उसे मांग कहा जाता है। मांग माने खरीदारी की मात्रा, खरीदी गई मात्रा। आगे बढ़िए, आगे देखिए, अगला सवाल है, आगे पढ़िए, सामान्य वस्तु किसे कहते हैं। क्या बोला, सामान्य वस्तु किसे कहते हैं। सामान्य वस्तु का मतलब होता है नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड्स। ठीक है, जैसे हम लोग बाजार में कोई वस्तु खरीदते हैं तो जनरली जो वस्तु खरीदते हैं कपड़ा, खाने पीने का सामान, कलम, कॉपी, वो हो गया सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स। और एक होता है जो हटिया में या फुटपाथ में बिकता है कम दाम पर,
उसे कहते हैं घटिया वस्तु। जो कम टिकाऊ होता है, कम दिन चलता है, ठीक है, वो कम टिकाऊ होता है, उसका कीमत कम रहता है। होता क्या कि अर्थव्यवस्था में दो तरह के लोग हैं, किसी का आय कम है, किसी का आय ज्यादा है। तो आय ज्यादा होने पर आदमी खरीदता है सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। लेकिन जिसका आय कम है, जो गरीब व्यक्ति है, वो खरीदता है घटिया वस्तु, यानी निम्न कोटि की वस्तु। घटिया माने खराब वस्तु नहीं, घटिया मतलब लो कैटेगरी का, वो कम टिकाऊ होता है, ठीक है। लेकिन गरीब लोग का आय कम होने के कारण वह मजबूरी में खरीदता है, खरीदना पड़ता है। तो बोलिए सामान्य वस्तु किसको कहेंगे? वह वस्तु जिसका मांग उपभोक्ता का आय बढ़ने से अधिक होता है और आय घट जाने से वह कम खरीद पाता है, क्योंकि सामान्य वस्तु का दाम थोड़ा सा ज्यादा रहता है, थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है। वो वस्तु भी स्टैंडर्ड है, दाम भी स्टैंडर्ड है। तो कैसे बोलिएगा? वह वस्तु जिसका मांग उपभोक्ता का आय अधिक रहने से अधिक करता है और यदि आय कम हो गया तब वो खरीद कम पाता है, उसको बोलेंगे सामान्य वस्तु। यानी सामान्य वस्तु में आय और मांग के साथ सीधा संबंध है, जिस तरह का आय होगा उस तरह का मांग होगा। पढ़िए, ऐसी वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने से घट जाती है, उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुओं में उपभोक्ता की आय एवं मांग के बीच धनात्मक सीधा संबंध होता है, पाया जाता है। यह सीधा संबंध होता है, इसको बोलेंगे सीधा संबंध, ठीक है। धनात्मक यानी सीधा। ये हो गया आपका आय और ये हो गया सामान्य वस्तु का मांग। दिमाग लगाइए, यदि आपका आय ज्यादा होगा तो सामान्य वस्तु यानी थोड़ा सा श्रेष्ठ वस्तु है, उच्च कोटि का वस्तु है, तो आप अधिक खरीद पाइएगा, अधिक ले पाइएगा। लेकिन जब आय कम हो जाएगा तो फिर ये कम खरीद पाइएगा, क्योंकि थोड़ा इसका दाम अच्छा रहता है, ये वस्तु भी अच्छा है, थोड़ा दाम भी ठीक है। तो आय वैसी होगा तो वैसी खरीद पाइएगा, आय कम होगा तो कम खरीद पाइएगा। जिस तरह का आय उस तरह का मांग। ये बढ़ रहा तो प्लस, ये भी प्लस होगा, ये घट रहा तो माइनस, ये भी माइनस होगा। तो प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। यानी सामान्य वस्तु का मांग और उपभोक्ता का आय के बीच पॉजिटिव संबंध होता है। जिस तरह का आय होगा उस तरह का सामान्य वस्तु का मांग होगा, दोनों में सीधा बात होगा। आगे पढ़िए, आगे इसका उल्टा है घटिया वस्तु। घटिया माने निम्न कोटि का वस्तु, उसी को बोलेंगे घटिया वस्तु, ठीक है। तो हम पहले बोले कि जब आपका आय अधिक रहेगा तो आप तो सामान्य वस्तु खरीदिएगा, घटिया वस्तु कम खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा। लेकिन जब आपका आय कम हो जाएगा तो आप सामान्य वस्तु खरीद नहीं पाइएगा, कम खरीद पाइएगा, तो फिर घटिया वस्तु को अधिक खरीदिएगा। पढ़िए, ऐसी वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से घटती है और आय घटने से बढ़ जाती है, उसे घटिया या निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुओं में उपभोक्ता की आय एवं मांग के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। नेगेटिव यानी विपरीत संबंध होता है। नेगेटिव माने हो गया विपरीत, विपरीत संबंध, नेगेटिव, ठीक है। जैसे हो गया मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, माने मिलावटी चीज है, मिलावटी घी, इस तरह का जो फुटपाथ में हटिया में बिकता है, कम दाम पर, लो कैटेगरी का वस्तु, कम टिकाऊ होता है, ठीक है। वो श्रेष्ठ नहीं होता, घटिया निम्न कोटि का होता है। देखिए, ये आपका आय है और घटिया वस्तु का मांग है। जब आपका आय अधिक रहेगा तो आप खरीदेगा सामान्य वस्तु, तो घटिया वस्तु का मांग कम कीजिएगा। और जब आपका आय कम हो जाएगा तब सामान्य वस्तु खरीद नहीं पाइएगा, कम खरीद पाइएगा, तो उसके स्थान पर मजबूरी में घटिया वस्तु खरीदना पड़ेगा। तो ये बढ़ रहा है प्लस, ये घट रहा है माइनस, ये घट रहा है माइनस, ये बढ़ रहा है प्लस। अब दिमाग लगाइए, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दोनों में विपरीत उल्टा संबंध, नेगेटिव संबंध है। आगे चलिए, आगे बढ़िए। अगला सवाल है, मांग की कीमत लोच निकालने का सूत्र लिखें। क्या बोला? मांग की कीमत लोच निकालने का सूत्र लिखना है, ठीक है, कि मांग की कीमत लोच कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं। देखिए, पढ़िए बढ़िया से। मांग की कीमत लोच निकालने का सूत्र पहले समझना पड़ेगा, मांग की कीमत लोच कहते किसको है। देखिए, मांग की कीमत लोच का मतलब होता है, लोच मतलब होता है एक के चलते दूसरा में कितना परिवर्तन हुआ, यही वह लोच का अर्थ। तो यहां पर एक कौन है? कीमत। और कीमत में कमी वृद्धि होने से मांग यानी बाजार में खरीदारी पर प्रभाव पड़ता है। तो कैसे बोलेंगे? किसी वस्तु की
कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जितना मात्रा में परिवर्तन होता है, प्रभाव पड़ता है, उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। क्योंकि लोच मतलब एक के चलते दूसरा में कितना परिवर्तन हुआ, कितना प्रभाव पड़ा। तो बाजार में कोई वस्तु का कीमत में अप डाउन होने से, कमी वृद्धि होने से उसकी मांग यानी खरीदारी में जितना मात्रा में परिवर्तन होता है, प्रभाव पड़ता है, उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब बोलिए, मांग डिपेंड है कीमत पे कि कीमत डिपेंड है मांग पे? सोचिए, तो मांग डिपेंड है कीमत पे। कितना खरीदारी होगा, बाजार में कितना मांग होगा, वह वस्तु का कीमत पे डिपेंड है। यदि दाम ज्यादा है तो खरीद कम पाइएगा, और दाम कम है तो खरीद अधिक पाइएगा। यानी मांग कीमत पे डिपेंड है। तो ऐसे होगा, किसी वस्तु का मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन तथा उसका कीमत में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को, भागफल को मांग की लोच कहते हैं। देखिए ये बात क्यों लिखे, मांग किस पे डिपेंड है? कीमत पे। तो जिस पे डिपेंड होता है ना कोई राशि, वो नीचे रहता है। तो मांग कीमत पे डिपेंड है तो कीमत नीचे रहेगा और मांग ऊपर रहेगा, बीच में अनुपात यानी रहेगा भागा। अब देखिए, परिवर्तन दो तरह का होता है। एक होता है, कोई कहता है कि कोई वस्तु का कीमत 10 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 30 घट गया, 5 घट गया, 15 बढ़ गया, ये अनुपातिक हुआ। लेकिन कोई कहता है कि 5% बढ़ गया, 20% घट गया, 30% बढ़ गया, ये प्रतिशत हो गया। ठीक है, तो कीमत में यदि अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिक मांग में भी अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो कीमत में कितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ और उसके कारण मांग में कितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसको बोलेंगे मांग की कीमत लोच। तो चूंकि मांग कीमत पे डिपेंड है, इसलिए मांग ऊपर रहेगा, कीमत नीचे रहेगा। आप लोग पढ़ते हैं मैथ में कि एक y राशि है जो x पे डिपेंड है, तो लिखते हैं y फंक्शन है x का, तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म में dy बाय dx। रहता है ना y बराबर साइन x, तो लिखते हैं dy बाय dx बराबर cos x, नहीं लिखते हैं? यही तो करते हैं। तो y डिपेंड है x पर, तो y फंक्शन होगा x का, तो लिखेंगे dy बाय dx। यानी y x पे डिपेंड है तो x रहेगा नीचे, y ऊपर। अब बोलिए मांग कितना होगा, वो किस पे डिपेंड है? कीमत पे डिपेंड है। मांग कितना होगा, तो मांग कहां रहेगा? ऊपर, कीमत कहां रहेगा? नीचे। परिवर्तन दो तरह का, एगो गिनती का संख्या में, एगो परसेंटेज में। ठीक है, तो मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मांग की लोच का सिंबल होता है ईडी। क्या होता है? ईडी होता है। ये सारा बात एक्स्ट्रा है। देखिए ईडी होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे देखिए बटा है, बटा दे दीजिए। मांग में अनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालते हैं? कोई वस्तु का पहले कीमत था P1, बाद में हुआ P2, तो मांग होगा Q1, मांग की मात्रा क्वांटिटी Q1, बाद में होगा Q2। बोलिए कितना का चेंज हुआ? तो P1 से P2 हुआ तो चेंज हुआ P2 माइनस P1। इसको बोलेंगे डेल्टा P, कि कीमत में इतना चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले मांग था Q1, बाद में Q2 हुआ, कितना का चेंज हुआ? तो Q2 माइनस Q1। हमेशा चेंज निकालते हैं सेकंड में फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड में फर्स्ट को घटाते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा Q, कि मांग में इतना परिवर्तन हुआ। याद रखिएगा, पहला P1 कीमत, दूसरा कीमत P2, तो पहला मांग Q1, दूसरा मांग Q2। चेंज सेकंड माइनस फर्स्ट, डेल्टा P हो गया, कीमत में परिवर्तन। आगे निकालेंगे मांग में परिवर्तन, तो हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट यानी Q2 माइनस Q1, डेल्टा Q। मांग में चेंज निकल गया। अब आते हैं मांग में अनुपातिक परिवर्तन। अनुपातिक माने अनुपात, मांग में बोला है तो मांग में कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा Q, ये वाला। और प्रारंभिक मांग यानी पहला मांग के अनुपात को मांग में अनुपातिक परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, अनुपातिक परिवर्तन निकालते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ और पहले क्या था, उसका अनुपात। तो मांग में बोला है तो मांग में परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा Q, और पहले मांग क्या था? Q1,
उसका अनुपात कर दीजिए, मांग में अनुपातिक परिवर्तन निकल जाएगा। बोलेगा या प्रतिशत, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। क्लियर है? आगे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो कीमत में कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी देख लीजिए, और पहला कीमत क्या है, P1 यहाँ पे है, ठीक है, तो अनुपात कर दीजिए, हो गया कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अनुपातिक माने अनुपात, कितना चेंज हुआ और पहले क्या था, अनुपात कर दीजिए, या प्रतिशत परिवर्तन गुना 100, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएगा ईडी बराबर, देखिए डेल्टा क्यू बटा Q1, ये भाग को गुना में चेंज कीजिए, तो हो जाएगा आपका P1 बाय डेल्टा पी। भाग को जब गुना में चेंज करेंगे ना, ये पलटी मारेगा, इस तरह हो जाएगा। आगे चलिएगा, हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय, इस डेल्टा पी को इसके नीचे लिखिए, डेल्टा का संबंध डेल्टा से, गुना P1 लिख दीजिए, अब बटा क्या हो जाएगा Q1। आपका मांग की लोच का फॉर्मूला हो गया, मिला लीजिए, देख लीजिए बढ़िया से। ईडी बराबर हो गया, ईडी माना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच, ठीक है, इंग्लिश में ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय क्यू भागा डेल्टा पी बाय पी। देखिए ये वाला, देखिए ये वाला, ये वाला, ये तो दोनों कट गया, परसेंटेज परसेंटेज 100 कट जाएगा, तो देखिए ये वाला है, ये वाला है कि नहीं, बीच में क्या है, भागा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेंज करेंगे, देखिए इस तरह आ जाएगा, देखिए आया है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी गुना P1 बटा Q1, ठीक है, मांग की लोच निकालने का फॉर्मूला हो गया। आगे चलिए, आगे देखिए अगला सवाल है 19 नंबर, सवाल नंबर देखिए 19 गॉसेन का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्या है। गॉसेन ने दो को नियम दिया था, एक प्रथम नियम, एक दूसरा नियम। प्रथम नियम है, पहला नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को घटती सीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। यह नियम कहता है, गॉसेन का प्रथम नियम है कि किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार प्रयोग करते रहने से या लगातार प्रयोग करने से उस वस्तु की अगली इकाइयों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि यानी सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती जाती है। हम लोग किसी वस्तु को लगातार प्रयोग करते हैं तो पहला बार में जो संतुष्टि मिलता, उपयोगिता मिलता है, सीमांत उपयोगिता, वह अगला बार में नहीं मिलता है, क्योंकि हम धीरे धीरे उस वस्तु की इकाइयों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो पेट भर रहा है, हमको संतुष्टि प्राप्त हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हम अगला इकाई को कम चाहेंगे, अगला इकाई मेरे लिए जरूरी कम होगा, उससे हमको संतुष्टि कम मिलेगा। एक स्थिति ऐसा आएगा कि सीमांत उपयोगिता घट के 0 हो जाएगा, यानी मेरा पूरा पेट भर जाएगा, भूख शांत हो जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति पेट भरने के बाद खाता है, फिर उल्टी होगा, हजम नहीं होगा, पेट दर्द करेगा, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब होता है कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार प्रयोग करते जाता है, तो उसकी प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली एक्स्ट्रा उपयोगिता, एक्स्ट्रा संतुष्टि यानी जिसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, लगातार घटती जाती है, और एक स्थिति पर पहुंचकर सीमांत उपयोगिता MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी घटकर 0 हो जाती है, जिसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, यानी पूरा पेट भर गया, भूख 0 हो गया, भूख शांत हो गया। लेकिन इसके बाद भी खाएगा तब तुमको उल्टी हो जाएगा, पेट मन खराब हो जाएगा, पेट गड़बड़ हो जाएगा, पेट दर्द नहीं हो जाएगा, तो सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाएगा। यही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कि लगातार कोई वस्तु का हम यूज करते रहेंगे तो उसके प्रति धीरे धीरे इच्छा घटने लगेगा, ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास होगा, मतलब कम होने लगेगा। दूसरा नियम है, द्वितीय नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसका मतलब हुआ कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम क्यों कहा गया, सम माने समान यानी बराबर, और सीमांत उपयोगिता मतलब अतिरिक्त उपयोगिता, कि कोई वस्तु का एक्स्ट्रा प्रयोग किए तो एक्स्ट्रा कितना संतुष्टि मिला। समझिएगा, बोलता है उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है, यानी समझदार होशियार प्राणी होता है, जो अपने सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना चाहता है ताकि उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता दोनों आपस में बराबर हो। क्या बोले, प्रत्येक उपभोक्ता एक विवेकशील समझदार प्राणी होता है, जो अपना सीमित आय को, प्रत्येक लोग के पास आय संसाधन सीमित है, तो अपना सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करना चाहता है ताकि उसे अधिकतम लाभ मिले, अधिकतम संतुष्टि मिले। मतलब वो जितना पैसा खर्चा किया है या करना चाहता है,
उतना जब उसको सीमांत उपयोगिता मिल जाता है, उस वस्तु से संतुष्टि मिल जाता है, समान जितना पैसा दिए उसके बराबर उसके समान सीमांत उपयोगिता मिलना चाहिए, तब वह खुश होगा, वो संतुष्ट होगा, उस उपभोक्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। उसे कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। यानी इसके अनुसार MU बराबर प्राइस होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता वस्तु का जितना है या जितना दिख रहा है, जितना हमको मिल रहा है, हम उसके बराबर ही दाम देना चाहेंगे। उसके बराबर मतलब सम, सम माने समान, बराबर, और सीमांत उपयोगिता मतलब एक्स्ट्रा उपयोगिता, जितना होगा हम उसी के बराबर ही दाम देना चाहेंगे। यही इसका कथन है कि MU जितना होगा उतना प्राइस देंगे। आगे चलिए, इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता अधिक लाभदायक वाली वस्तु से कम लाभदायक वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। यानी जो वस्तु उसको कम लाभ देता है ना, उसके स्थान पर अधिक लाभ जो वस्तु देता है उसको अधिक खरीदता है। कम लाभ देने वाला वस्तु के स्थान पर उपभोक्ता अधिक लाभ देने वाला वस्तु को अधिक खरीदता है, अधिक पसंद करता है। यानी कम लाभदायक वाला वस्तु के स्थान पर उसको कम करके अधिक लाभदायक वाला वस्तु को अधिक खरीदता है, अधिक पसंद करता है, यानी प्रतिस्थापित करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, कम की तुलना में अधिक को पसंद करता है। आगे देखिए, आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन। आगे हम लोग अभी अंतिम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन होगा, बजट रेखा का ढाल एवं समीकरण लिखिए। ये तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि बजट रेखा का ढाल का समीकरण होता है कि दो जो वस्तु है, ये होता है बजट रेखा, इधर होता है वस्तु X, इधर वस्तु Y होता है। तो दोनों वस्तु के कीमत का अनुपात को बजट रेखा का ढाल कहते हैं। तो वस्तु X है तो X का प्राइस PX, Y का प्राइस PY, दोनों वस्तु के कीमत यानी प्राइस के अनुपात को बजट रेखा का ढाल कहते हैं। और ढाल इसका गिरता है, मतलब नेगेटिव होता है, इसलिए लगाते हैं माइनस, तो ढाल हो गया, ढाल निकल गया। ठीक है, अब हम लोग PX को पहला वस्तु यानी P1, PY को दूसरा वस्तु यानी P2 भी कह सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, समीकरण क्या होता है कि पहला वस्तु का प्राइस कितना है और वो कितना खरीदे हैं, गुना कीजिएगा, तो पहला वस्तु पर कुल खर्च निकल जाएगा। दूसरा वस्तु का प्राइस कितना है और कितना खरीदे हैं, गुना कीजिए, तो दूसरा वस्तु का खर्च निकल जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा अमाउंट, यानी पूरा खर्च निकल जाएगा, कुल कितना व्यक्ति का आय था, कितना व्यय किया, निकल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला वस्तु का प्राइस P1, दूसरा का प्राइस P2, पहला वस्तु X है, दूसरा वस्तु Y है, तो X का कुल खर्च निकलेगा P1 इंटू X कर देंगे, तो पहला का दाम, आप पहला कितना खरीदे हैं, कुल खर्च निकल गया पहला वस्तु का। उसी तरह दूसरा का होगा P2 इंटू Y, दूसरा का दाम इंटू दूसरा की मात्रा, कितना खरीदे हैं और कितना दाम है, गुना कर दीजिए, खर्च निकल जाएगा दूसरा का, दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल अमाउंट निकल जाएगा, कुल आय निकल जाएगा, कुल व्यय निकल जाएगा, तो हो गया आपका समीकरण। ठीक है, अगला देखेंगे 21 नंबर से अगला वीडियो में। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को समझ में कैसा आया। ठीक है, मेरा पढ़ाई आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।